इंटरनल यूनिटी पे मैं वापस आना चाह रही हूँ। मैं ये जाना, अभी पीटीआई की तो हमने इंटरनल यूनिटी की बात कर ली कि ये बड़ी इस वक्त एट स्टेक आई हुई है और इसकी वजह से पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, रिफ्ट आ चुका है बहुत बड़ा, जो कि इलेक्शंस में इसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ भी हम देखें तो दूसरी पार्टियों में भी ये रिफ्ट मौजूद है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि एक पंजाब के लेवल पे तो मरीम नवाज़ वर्सेस हमजा शहबाज आ रहे हैं और भी बहुत सारे हलकों में बहुत सारी जगहों पर ये इख्तलाफात मौजूद हैं। तो ये इख्तलाफात लीड किस तरफ करेंगे और इन पार्टियों को इन रिफ्ट्स का नुकसान होने जा रहा है या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कभी भी जनरल इलेक्शंस करीब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नुमायाँ होती हैं, सामने आती हैं, रिपोर्ट होती हैं, मीडिया में उसका तज़किरा किया जाता है। और ये हर पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर पार्टी के अंदर ये होता है। अभी हाल ही में हमने जब जिक्र किया था उसका, मतलब कुछ सोच सकता था कि बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो दो मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में चल पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह से मरियम और हमजा शहबाज का जो झगड़ा है, ये वो झगड़े हैं जो रिजॉल्वेबल हैं, लेकिन जिस झगड़ों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उनका सलूशन कोई नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, ये इख्तिलाफ राय पे मबनी नहीं लग रहा है, ये तो बड़े डीप रूटेड, और अब जब इक़्तिदार की जंग, आपकी सीट्स की बात आती है, ओहदों की बात आती है, तो फिर ये तो आपके ज़ाती मफादात वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज राइट इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, जिस तरह कहते हैं एवरीथिंग इज राइट इन लव, लव एंड वॉर। लव एंड वॉर। तो वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व हो जाए वो पार्टियों को डैमेज नहीं करते, लेकिन जो रिजॉल्व ना हो उनसे पार्टियों को नुकसान पहुंचता है। हम एक ही सूरत में तवक्का कर सकते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं कि अगर खान साहब को रिहाई मिले और वो खुद पार्टी की लगाम संभाल लें। अगर खान साहब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे तो मैं आपको यकीन तो नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मुझे ये डर है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और मज़ीद बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, और इसका नुकसान अब थोड़ा सा एक और जायज़ा भी लेने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो यहीं कर लें हम, इससे पहले कि उसको आगे ले जाएं। जी, वो ये है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और वो है NA 127 जी, वहाँ पर उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा दिया गया है। और एतराज़ ये है कि बिलावल साहब दो पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनकी एक पार्टी पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन PPP है जी, PPP है यानी 4 पीस, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका निशान तलवार है और एक का निशान तीर है। ये इतराज़ किस हद तक वैलिड है और इससे उनके कैंडिडेचर पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह से मरियम के कागजात जो हैं वो PP80 सरगोदा से चैलेंज हो गए हैं। उन पर क्या एतराज़ लगा? उन पर यह एतराज़ लगा है कि जी वो सज़ा याफ्ता हैं, उनके कागजात के ऊपर दस्तखत जाली हैं, उनके अपने नहीं हैं, और उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। अब नाउ ऑल दीज एलिगेशंस इन आइदर केस, बिलावल साहब या मरियम, सीरियस हैं। लेकिन मरियम नवाज तो अदालतों से बरी हो चुकी हैं। देखिए, वो तो साबित होगा ना। अब इतराज़ उठाने वाले ने उठा दिया है, आप उसको अंडू कर सकते हैं तो यकीनी तौर पे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लाहौर से कागज़ उनके एक्सेप्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वो कागजात उनके लाहौर से एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन सरगोदे में इतराज़ वहाँ अगर इतराज़ वैलिड करार दिया जाता है तो दूसरी जगह का भी मुतासर होगा, ये याद रखिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। 10 किस्म के वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, हर बच्चे को तालीम तक रसाई दी जाएगी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निज़ाम बनाएंगे, 30 लाख घर बना कर देंगे, और कुछ कार्ड्स के इजरा की भी बात की, और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने की बात की। बुखारी साहब, इससे पहले के इंतखाबी मंशूर के हवाले से हम बात करें, मैं ये चाहूँगी कि जो आज दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 16वीं बरसी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी अज़मत के बारे में तो मेरे ख्याल से हम जितनी भी कोशिश कर लें कोई इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके अपने अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी की, जो उनके स्टेटस है, उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पहली इस्लामी दुनिया की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी, और तीसरी मरतबा भी वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी कि उनको बम धमाके की नज़र करके शहीद कर दिया गया। ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, लेकिन 2-4 बातें मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ
जलावतनी से वापस जब वो आई 10 अप्रैल 1986 को, और उन्होंने आके वापस चैलेंज किया ज़ियाउल हक जैसे मिलिट्री डिक्टेटर को, जिन्होंने उनके बाप की जान ली थी, उनको फांसी चढ़ाया था, तो वो अहले लाहौर आज तक वो मजमा और वो नज़ारा नहीं भूल सके हैं। मैं सेफली ये कह सकता हूँ, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू इकबाल पार्क प्रेजेंटली इट वाज एन ओशन ऑफ ह्यूमन हेड्स। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस क्राउड का साइज़ बता सकूँ। वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी थी। उनका ख़ानदान जो है वो शहादतों के एतबार से जाना जाता है, चाहे वो शाहनवाज थे, चाहे मिर्ज़ा भुट्टो थे, चाहे बेनज़ीर थी, चाहे खुद वो थे। मतलब है कि आप उनका कद किसी सूरत में भी छोटा नहीं कर सकते। शी वॉज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, इसमें भी कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। शी स्टूड फॉर द कंट्री, शी स्टूड फॉर वुमेन, शी स्टूड फॉर इन द इंटरनेशनल अरीना। बाप की तरह से उनका भी बहुत बड़ा यानी किरदार है। एक और बात उनके बारे में जल्दी मैं अर्ज़ कर दूं कि वो अभी उनके वालिद जब प्राइम मिनिस्टर बने तो शी वाज अंडर स्टडीज़ इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो तब उन्होंने एक पाकिस्तान पेपर लिखा था। ये पेपर वो होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी जाती है, जिसके बेस पर वो पेपर आज भी फॉरेन ऑफिस में पॉलिसी साजी के लिए फंडामेंटल एलिमेंट समझा जाता है। तो ये उनकी ब्रिलियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से नहीं थी, बल्कि बहुत पहले से थी। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब आप उनके बेटे की तरफ। और बुखारी साहब, लेकिन एक और अफसोसनाक बात भी इससे जुड़ी है कि 16 साल गुजर चुके हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। देखिए, ये ज़रा मैंने कहा ना कि बात चल निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उनके बाप को इंसाफ मिल गया, जिन जजों ने बाद में फ़ैसला करने के बाद माफ़िया मांगी, और आज अब वो रेफरेंस दोबारा कोर्ट के सामने है। लगा पता किसी का, उसके पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर था, और बेनज़ीर के कत्ल के पीछे भी, उसकी शहादत के पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर ही था। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मुशर्रफ का दौर था वो। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत एक पूरे प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अब ज़रा उनके बेटे की तरफ आते हैं। जी, जो दावे किए ठीक कहा कि उन्होंने, आपको याद होगा सबसे पहला नारा जो भुट्टो साहब ने दिया था जब पार्टी तश्कील दी थी 1969 में, वो था रोटी कपड़ा मकान, और ये नारा कई दहाइयों तक बिका और खूब बिका। अब ये नए एक नारे को छोड़ दिया उन्होंने, बहुत सारे नारे लगा दिए हैं, छोटे-छोटे जिसकी आपने तफसील तो बयान कर दी। जो आपने कहा ना कि बहुत सारे कार्ड्स, उन्होंने उन कार्ड्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो महात्मा खान साहब थे PTI के, उन्होंने 50 लाख घर बना के देने का कहा था, जो वादा कभी इफ़ा नहीं हुआ, ना हो सकता था, क्योंकि बुनियाद ही नहीं पड़ी थी। इन्होंने कहा कि हम 30 लाख घर बना के देंगे। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद वो ऐसा कर जाए, इसलिए कि सैलाब से मुतासर जो लोग हुए, बेघर हुए, उनके लिए फ्री घर बना के देने का आगाज़ हो चुका है और ये बनने शुरू हो गए। अच्छा। तो आई हैव नो रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशन कि वो शायद ऐसा कर गुजरें। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या ही बात है। अब आ जाए कार्ड्स पर। देखिए जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड तो पहले से है। अब उन्होंने कहा जी हम हारी कार्ड बनाएंगे, यानी किसानों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम मज़दूर कार्ड बनाएंगे, मज़दूरों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम यूथ कार्ड बनाएंगे, नौजवानों के लिए। तो ये अगर वो बना पाएंगे तो काफ़ी सारी ऐसी यानी आबादी जो है वो शहरों में हो चाहे गांव में रहती हो, जो बेरोज़गार है, यानी सबको लाइन में लगाने का प्लान है। नहीं, लाइन में तो शायद वो लग जाएंगे अगर कार्ड बन के उनको बेनिफिट मिलने लग गया। लेकिन ये ऐसा करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स के लिए तो हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से तकाजा करती रही कि जी मरकज़ ने उन्हें वो फंड्स नहीं दिए जो उनका हक बनते हैं। अगर इसी तरह का रोना धोना जारी रहेगा तो फिर ये सारा जो एजेंडा है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त तक जितनी भी पार्टियों के मंशूर हमारी नज़र से गुजरे हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है।